हाय फ्रेंड्स, मैं श्रेया और आज हम लोग एक फिर से न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रिटेशियस तक पढ़ा था, क्रिटेशियस सॉरी। तो अब हम लोग को देखना है कि नवजीवी महाकल्प। तो इस काल को तृतीयक या तरोसदरी युग भी कहा जाता है और इसको हम लोग 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है कि पैलियोसीन काल, दूसरा है इयोसीन काल, तीसरा है ओलिगोसीन काल, चौथा है मायोसीन काल और पांचवा है प्लायोसीन काल। तो ये सब क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्लायोसीन काल जो है, इस काल में रॉकी पर्वतमाला की ऊंचाई में वृद्धि हुई थी और स्थल पर स्तनपायियों का विकास हुआ था। बिना पूंछ के बंदर का आविर्भाव भी इसी काल में हुआ था। अब है कि इयोसीन काल क्या है। तो इयोसीन काल में बहुत सारी ज्वालामुखियों का उद्भव हुआ था और स्थल पर रेंगने वाले जीव विलुप्त हो गए थे। इसी समय में प्राचीन वन या गिब्बन उत्पन्न हुए थे। अब है कि ओलिगोसीन काल क्या है। तो इस काल में अल्पाइन पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ और बिल्ला, कुत्ता और भालू की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई थी। इस काल में मानवों के पूर्वज। अब देखते हैं कि प्लायोसीन काल क्या है। तो प्लायोसीन काल में यूरोप, मेसोपोटामिया, उत्तरी भारत, सिंध एवं उत्तरी अमेरिका के मैदानी भागों का विस्तार हुआ था। आधुनिक स्तनपायियों का विकास भी इसी काल में माना जाता है। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति भी इस काल में हुई थी और सागरीय जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का वर्तमान स्वरूप इसी काल में सामने आया था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी का उत्पत्ति किस काल में हुआ था। तो प्लायोसीन काल में हुआ था। आधुनिक स्तनपायियों का विकास किस काल से माना जाता है। तो प्लायोसीन काल से माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि नूतन महाकल्प क्या है। इसे चतुर्थक युग भी कहा जाता है। चतुर्थक युग किसे कहते हैं? नूतन महाकल्प को। ठीक है, इसे 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है कि प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन क्या है? तो इस काल में शेर, गेंडे, तेंदुए, घड़ियाल और घोड़े जैसे प्राणियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। इस काल में 4 हिमयुग आए। पहले हिमयुग को गुंज कहा जाता है और यह 5 लाख बीसी में आया था। ठीक है, दूसरे हिमयुग को मिंडेल कहते हैं। इसका समय 4 लाख ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, और तीसरे हिमयुग को वुर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका समय लगभग 3 लाख से 2 लाख ईस्वी पूर्व था। ठीक है, चौथे हिमयुग को अंतर हिमयुग, जिसको इंग्लिश में इंटरग्लेशिकल एज कहा जाता है और इसकी आयु 1,15,000 या 25,000 ईस्वी पूर्व के बीच थी। इस काल में उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव हुआ था। अब देखते हैं कि होलोसीन काल क्या है। होलोसीन का मतलब होता है अभिनव काल। ठीक है, तो इस काल में तापमान में वृद्धि के कारण हिमयुग समाप्त हो गया तथा पृथ्वी अपनी वर्तमान अवस्था में आ गई थी। अभी जो वर्तमान में अवस्था है ना, उस अवस्था की बात हो रही है। ठीक, इस काल में स्थल पर मनुष्य ने कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मनुष्य ने कृषि तथा पशुपालन कब प्रारंभ किया था। तो होलोसीन काल से। ठीक है, अब है कि डार्विनवाद क्या है। ठीक है, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने जीवों के जीवन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार जो जीव प्रकृति के अनुकूल बनते हैं, जीवित रहते हैं तथा इसके विपरीत वे जीव जो प्रकृति के अनुकूल नहीं बन पाते हैं, वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी कमजोर जीवों को नष्ट कर मजबूत जीवों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। अब है कि समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है। तो वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या
समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। और वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु उनकी परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, उसे समभारी कहते हैं। ये तो सभी ने पढ़ा है 10th क्लास में। अभी देखते हैं कि जीवाश्मों का काल निर्धारण कैसे होता है। तो जीवाश्मों के काल निर्धारण के लिए कार्बन 14 पद्धति को अपनाया जाता है। कार्बन 14 को हम लोग C14 भी कहते हैं और इसे रेडियो कार्बन पद्धति भी कहा जाता है। ये कहेगा कि रेडियो कार्बन पद्धति किसे कहते हैं, तो कार्बन 14 जो है उसी को कहते हैं। और जीवाश्मों के काल निर्धारण कैसे होता है, तो कार्बन 14 से होता है। ठीक है, तो अब है कि रेडियो कार्बन पद्धति ये क्या है, तो सभी जीवित प्राणियों में कार्बन के 2 समस्थानिक C12 और C14 बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जब किसी जीवित प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उस प्राणी में C12 की मात्रा स्थिर रहती है किंतु C14 धीरे धीरे घटने लगता है। C12 और C14 के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात हम उस मृत जीव की मरने की तिथि का पता लगा सकते हैं और इससे यह ज्ञात हो जाता है कि वह जीव कितने वर्ष पहले मरा था। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि काल निर्धारण कैसे होता है और किसी के मरने का पता कैसे लगाया जाता है। मान लीजिए कि किसी का मृत शरीर मिला है, तो ये कैसे पता लगाया जाएगा कि वो कितने समय पहले मरा है, तो रेडियो कार्बन पद्धति के जरिए ही ये पता लगाया जाता है।